नैड न्यूज के खास कार्यक्रम हेल्थ इज वेल्थ में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ मौजूद है बीएम शाह हॉस्पिटल की स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर स्वाति राय। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर स्वाति राय है। मैं बीएम शाह हॉस्पिटल में विगत 8 वर्षों से कार्यरत हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और आप सबको अवगत कराना चाहती हूँ कि 8 मार्च को बीएम शाह अस्पताल में ओपीडी निःशुल्क रखी जा रही है अथवा 50% जांच में डिस्काउंट के साथ ये सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। आप सबसे अनुरोध है कि अधिक से अधिक मात्रा में इस सेवा का लाभ उठाएं। जो महिलाओं से संबंधित बीमारियों के बारे में हमें काफ़ी सारी जानकारियां देंगे और गर्भावस्था के समय महिलाओं में होने वाली जो परेशानियां हैं उसके बारे में भी वो हमें विस्तार से जानकारी देंगी। मैडम, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मैं मैडम आपसे जानना चाहूँगी कि आजकल महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान काफ़ी सारी बीमारियां देखने को मिलती है, काफ़ी परेशान हो जाती हैं महिलाएं। उस वक्त उस परेशानी में उन्हें क्या करना चाहिए, मतलब एक माहौल उनका कैसा होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि गर्भावस्था जी एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, ये कोई बीमारी नहीं है जी। लेकिन इस प्राकृतिक प्रक्रिया में कोई बाधा या हानि ना हो, इसलिए हमें अपने नजदीक या जो भी आपके फैमिली डॉक्टर या फिर जो भी आपके स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं उनसे संपर्क में रहें। जैसे ही आपको ये पता चलता है कि आप गर्भ से हैं, आप तुरंत ही अपने स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ के पास जाएं और जांच करवाएं। मैडम, जैसे गर्भावस्था के दौरान काफ़ी सारी महिलाओं को ये ऐसी शिकायत रहती है, उनके मन में एक भ्रम रहता है कि बार बार सोनोग्राफी कराने से कहीं उसका इफेक्ट बच्चे पे ना पड़े, उसकी जो अल्ट्रासाउंड या जो भी रहती है किडनी वो बच्चे पे ना पड़े, तो ये कहाँ तक सही है उनका सोचना? देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहूँगी कि जो गर्भावस्था का समय है जी काफ़ी लंबा समय होता है। ये 9 महीने का दौरान इसे 3 हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो कि पहले 3 महीने का होता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर जो सेकेंड 3 महीने का होता है मतलब कि 6 मंथ तक, और लास्ट ट्राइमेस्टर लास्ट का 7th 8th और 9th मंथ। जैसे ही आपको पता चलता है कि आप गर्भ से हैं, सबसे पहले आप अपने स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास जाएं। वहां आपको विस्तृत में खून एवं पेशाब की जांच, सोनोग्राफी ये सब कराना बहुत ही अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि इससे हमें ये पता चलता है कि ये हमारी प्रेगनेंसी नॉर्मल प्रेगनेंसी है कि हमारे अंदर कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो हमें ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी के क्राइटेरिया में लेकर आती है, जैसे कि खून की कमी होना, पीलिया का होना, ठीक है, थायराइड की शिकायत होना, कभी कभी कुछ वायरल इन्फेक्शन होते हैं, HIV, HbA, AG, ये सब स्क्रीनिंग हो जाती है। और जो ये सोनोग्राफी की बात है, ये जो पहली सोनोग्राफी हमें 6 to 8 वीक्स, जैसे कि आपको पता चलता है कि आप गर्भ से हैं, तो 6 to 8 वीक्स में आप फर्स्ट सोनोग्राफी के लिए जाएं। क्यों? क्योंकि इसमें हमें ये समझ में आता है कि ये जो गर्भ है ये हमारे गर्भाशय में है या किसी और अंग में है। आजकल जो प्रेगनेंसी है वो कभी कभी नस में ठहर जाती है और इसे हम अर्लीस्ट अग्रितम तौर पर 6 to 8 वीक्स में जान पाएंगे। और ये जो सोनोग्राफी है ये किसी भी स्टेज में, गर्भावस्था के किसी भी स्टेज में हानिकारक बिल्कुल भी नहीं है। और हमें समय समय पर अपने डॉक्टर की सलाह से सोनोग्राफी कराते रहना चाहिए, क्योंकि हर एक सोनोग्राफी जो हम अलग अलग ट्राइमेस्टर में कराते हैं उसका अलग इंपॉर्टेंस है। जैसे हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में करा रहे हैं 6 to 8 वीक्स में, तो इसमें हमें पहली जानकारी मिलती है कि आपका बच्चा ठीक है कि नहीं है। इसमें हमें बच्चे की धड़कन की जानकारी मिलती है। दूसरी चीज, बच्चा गर्भाशय में है या कहीं और है, या फिर बच्चे का गिरने का खतरा है कि नहीं है। तो समय रहते हम दवाइयों से इसे बचा सकते हैं। और इसी तरह मैं आपको एक चीज जरूर बताऊंगी कि सोनोग्राफी मिनिमम आपको पूरे गर्भावस्था में 4 सोनोग्राफी करानी चाहिए, जो कि 6 to 8 वीक्स पे, सेकेंड 11 से 13 सप्ताह में, थर्ड 18 से 22 सप्ताह में, और फोर्थ लास्ट जो कि आप 90 महीने में कराएं।
और इन सब सोनोग्राफी का अपने आप में एक अलग इंपॉर्टेंस है। कई ऐसी आने वाली चीजें जो हमारे सामने अचानक से आ जाए, उसके लिए हम मेंटली प्रिपेयर रहेंगे और उसका समाधान जान पाएंगे। मतलब सोनोग्राफी से गर्भाशय में जो बच्चा आपके पड़ रहा है उसमें उसका कोई बिल्कुल हानिकारक नहीं है। सोनोग्राफी इज टोटली सेफ इन प्रेगनेंसी। एक गर्भवती महिला को जब पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है तो उसे कब कब जांच करानी चाहिए? देखिए, गर्भ जैसे ही आप गर्भ धारण करते हैं तो पहले के 3 महीने में, जैसे कि मैंने बताया, फर्स्ट ट्राइमेस्टर 3 महीने का होता है। आप एक तो सबसे पहले जब आपको गर्भ पता चलता है तब कराएं, और हर महीने में एक बार पहले 3 महीने तक कराएंगे, उसके बाद 4th, 5th एंड 6th में हर 15 दिन में जांच कराएं, और लास्ट ट्राइमेस्टर में आपको हर सप्ताह जांच कराने की आवश्यकता है। इससे क्या है कि आपके बच्चे की ग्रोथ, वजन या कोई ऐसी चीज जो आपके बच्चे को में खतरा हो सकता है या आपके लिए कोई खतरनाक चीज हो सकती है, उसकी जानकारी हमें अद्यतन तौर पर मिल सकती है। मैडम, एंटीनेटल विजिट क्या है? उसका क्या महत्व है, क्या है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी? देखिए, जो मैं भी आपको बता रही हूँ कि एंटीनेटल विजिट, आप एंटीनेटल विजिट से ये समझिए कि आप गर्भ धारण करके डॉक्टर के पास जाते हैं जी। आपकी जांच, आप कितने स्वस्थ हैं, उस स्टेज में आपके बच्चे की ग्रोथ कितनी है, आपके शरीर में खून की मात्रा कितनी है, क्या आप थायराइड से ग्रस्त हैं, क्या आपकी सिंगल प्रेगनेंसी है कि ट्विन प्रेगनेंसी है, ये सब की हमें जानकारी मिलती है। और क्रमशः जैसे कि हमने बताया कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो 3 महीने का होता है उसमें हम 3 बार बुलाते हैं, और जांच के दौरान हम ये देखते हैं कि इस 3 महीने में बच्चा क्या 3 महीने का है या उससे ग्रोथ कम है। अगर ये ग्रोथ कम है तो हम उसे दवाइयों से, डाइट से, एडमिट कर समय रहते उसे ठीक कर सकते हैं। मैम, एक चीज मैं आपसे और जानना चाह रही थी कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या है और इसके क्या उपचार है? देखिए, हाई रिस्क प्रेगनेंसी एक नाम से ही समझ में आता है कि जो प्रेगनेंसी, मैंने पहले बताया कि प्राकृतिक प्रक्रिया होती है, लेकिन कुछ प्रेगनेंसी ऐसी होती है कि जिसमें माँ और बच्चे दोनों को खतरा हो सकता है। हम चाहते हैं, आज का हमारा मोटो है सेफ मदरहुड एंड सेफ चाइल्डहुड। हमें बच्चा भी स्वस्थ चाहिए और मदर भी स्वस्थ चाहिए, इसलिए हम जो एंटीनेटल विजिट पे फोर्स देते हैं कि इससे हमें हाई रिस्क प्रेगनेंसी स्क्रीन हो सकती है, जैसे कि एनीमिया है, थायराइड है, जॉन्डिस है, ट्विन प्रेगनेंसी है। आजकल महिलाओं में देखा गया है कि उनका ब्लड प्रेशर प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ही अत्यधिक मतलब बढ़ जाता है, शुगर हो जाना, ठीक है। ये सब चीजें जो हैं अगर हमें पता चल जाती है तो हम इसका समय रहते ट्रीटमेंट करते हैं, और इससे मदर भी सेफ रहती है और बच्चा भी सेफ रहता है। अगर हमसे कुछ मिस होता है या पेशेंट हमारे पास रेगुलर चेकअप के लिए नहीं आते, कभी कभी होता है कि शुरुआती समय पे ब्लड प्रेशर पेशेंट का नॉर्मल रहता है, लेकिन जैसे ही प्रेगनेंसी बढ़ती है, 6वें से 7वें महीने की ओर अग्रसित होती है, पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, और हम फोर्स देते हैं, फोर्स करते हैं पेशेंट को कि आप आइए एंटीनेटल चेकअप कराइए, क्योंकि एंटीनेटल चेकअप में हम मिनिमम पल्स, टेम्परेचर, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, वेट सब कुछ देखते हैं। तो इस जो ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। ये अचानक से शूट होता है, अगर आप उस दौरान हमारे पास नहीं आते हैं तो मरीज काफी सीरियस कंडीशन में पहुंच जाती है, जिसको हम एक्लेम्शिया कहते हैं। मरीज को झटका आना, जिसमें मरीज को बचाना ही मुश्किल हो जाता है, और उसी वक्त हमें टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या डिलीवरी करानी होती है। तो ये छोटी छोटी सी जांच है जो हम समय पर विजिट करके ये जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है उसका हम उपचार कर सकते हैं। जी मैडम, गर्भावस्था 9 महीने का जो महिलाओं का पीरियड होता है, 9 मंथ में महिलाओं के लिए सबसे रिस्की पीरियड, जैसे कई लोग बोलते हैं 8वां महीना, कोई बोलता है 3रा महीना, बड़े बुजुर्गों का कहना है कि 3रा महीना जो रिस्की रहता है। तो आप एक डॉक्टर हैं, तो आपके हिसाब से कौन सा महीना सबसे ज्यादा रिस्की रहता है? ये बहुत ही अच्छा सवाल किया है आपने जी। देखिए, सबसे पहली चीज तो मरीज का हेल्थ स्टेटस अच्छा होना चाहिए, जैसे कि कहा जाता है एक स्वस्थ शरीर है तो फिर स्वस्थ बच्चा होगा। देखिए,
पहला 3 महीना ये काफी रिस्की होता है, क्योंकि इस समय जो भ्रूण बना है वो आपके गर्भाशय में अटैच होता है। इस समय हमें कुछ खास तौर पर सावधानियां बरतनी चाहिए, एक्सर्शन ना लें, आपका प्रॉपर डाइट होना चाहिए, क्योंकि इस समय गिरने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। आजकल ये बहुत देखा गया है कि हर तीसरी फीमेल, हर तीसरी औरत, उसकी एक हिस्ट्री होती है कि उसका पहला बच्चा अबॉर्ट हो गया। अगर वो बच्चा अच्छे से आपके गर्भाशय में धारण होगा तो ये प्रेगनेंसी अच्छे से चलेगी। तो हमारे डॉक्टरी शब्दों में कहा जाए तो ये पहले का 3 महीना जो होता है इसमें काफी एहतियात बरतना चाहिए। और लास्ट का जो 7वां 8वां महीना है, बुजुर्गों ने सही कहा है कि 7वां 8वां महीना भी बहुत रिस्की होता है, वो उनका कहना अपने हिसाब से है। लेकिन एज ए साइंस मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस समय बच्चा अच्छे से बन चुका होता है, गर्भ में होता है, पानी से घिरा हुआ होता है। इस समय अगर आप अपना ध्यान नहीं रखते हैं, किसी भी तरह का एक्सर्शन लेते हैं जो आपके डॉक्टर आपको मना करते हैं, तो पानी जाने के चांसेस स्टार्ट हो जाते हैं। इस वजह से प्री टर्म लेबर, समय से पहले बच्चे का जन्म होना, ये एक प्रकार से फिर से बच्चे के लिए गंभीर अवस्था में आ जाता है। तो जो सबसे अच्छा पीरियड होता है वो 4th, 5th और 6th मंथ का होता है। बाकी पहले के 3 महीने आपको थोड़ा एहतियात बरतना चाहिए और ये 7वां और 8वां महीना एज ए मेडिकल साइंस आपको थोड़ा सा केयर करना चाहिए। मैडम, आप स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, मैं किशोरियों से जुड़ा एक सवाल करना चाहती हूँ आपसे कि जो आजकल कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियाँ हैं या समय से पहले उनको जो मेंसेस आ जाता है वो प्रॉब्लम आजकल काफ़ी देखने को मिलती है, उस दौरान वो काफ़ी परेशान रहती है, तो उसके लिए आपके पास क्या सुझाव है उन किशोरियों के लिए? किशोरावस्था एक ऐसी स्टेज है जिसमें जो लड़की है ना वो बच्ची रहती है ना ही वो बड़ी रहती है। मानसिक और शारीरिक रूप से जो चेंजेस होते हैं उनमें, उससे तो वो परेशान रहती ही है। और आजकल की जो लाइफस्टाइल है बेसिकली उसमें काफी चेंजेस हो गए हैं। देर से उठना, जंक फूड लेना, लैक ऑफ एक्सरसाइज, मेडिटेशन, ये सब आजकल के युवतियों में या किशोरियों में नहीं देखा जा रहा है। और इन सब चीजों का बहुत महत्व होता है हमारी शारीरिक संरचना के लिए। इसीलिए आजकल देखा गया है कि जो जल्दी महीने आने का जो एज है काफी कम, आजकल 12 to 13 इयर्स में मिनार्की हो जाती है। और इसकी वजह से जो बच्चे में चेंजेस आते हैं वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं और काफी मानसिक तनाव से गुजरते हैं। ऐसी स्थिति में आपको स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ से जरूर कंसल्ट करना चाहिए ताकि वो समझा सके, बच्चे की भी मानसिक काउंसलिंग हो सके कि ये एक नॉर्मल चीज है, ये आपके शरीर के चेंजेस हैं जिसे आपको धीरे धीरे एक्सेप्ट करना है। और मैं ये भी बताऊंगी आजकल जो लाइफस्टाइल चेंजेस हुए हैं इसमें किशोरियों में मोटापा काफी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये सब उनकी सिडेंटरी लाइफस्टाइल से, पहले पैदल जाया करते थे अब वो स्कूटी से जाते हैं, तो जितना उनका इंटेक है वो यूज नहीं हो पाता है। और इन सब के चलते उनमें एक शिकायत मैक्सिमम 80% ऑफ द फीमेल्स लड़कियां इस शिकायत से आती हैं कि उनको महीना बार बार आता है या तो फिर आता ही नहीं है या अत्यधिक मात्रा में जाता है, पीसीओडी की शिकायत लेकर आती है। ये सब चीजों के लिए हमें पहले से ही प्रिपेयर रहना चाहिए, क्योंकि ये सब जो चीजें आगे जाकर जब वो युक्ति में कन्वर्ट होते हैं तो ये कभी कभी इनफर्टिलिटी का रूप ले लेते हैं। अगर आपको कोई भी माहवारी से संबंधित कोई शिकायत है तो प्लीज कंसल्ट करिए, क्योंकि इलाज आप आज से करवाएंगे तब जाकर आपका भविष्य सुरक्षित रहेगा, उस वक्त आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। क्योंकि इनफर्टिलिटी भी आज के समय पे बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। एवरी थर्ड फीमेल इज इनफर्टाइल नाउअडेज। हमको कोई ना कोई ट्रीटमेंट देना ही पड़ता है। जैसे कि मैडम ये मेंसेस के दौरान लड़कियां या तो 8 दिन 10 दिन ऊपर हो जाता है उनका, या फिर पीछे आ जाता है, या कभी कभी 15 दिन पीरियड्स जो रहते हैं वो चालू रहते हैं, तो उसके लिए एक दवाई क्या लेना ज़रूरी है? देखिए इसके लिए तो सबसे पहले आपको सोनोग्राफी कराना चाहिए,
देखिए आजकल पीसीओडी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा पाई जा रही है और इसका इलाज है, जो कि मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि पीसीओडी की प्रॉब्लम बहुत 80% फीमेल्स को इफेक्ट कर रही है। इसका इलाज है और दवाई से कोई नुकसान नहीं है। मतलब दवाई उस कंडीशन में अपन ले सकते हैं। साथ में आपको लाइफस्टाइल चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको न्यूट्रिशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। जंक फूड आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए एंड यू शुड गो फॉर मेडिटेशन, योगा। आप सुबह जल्दी उठिए। आपकी लाइफस्टाइल जो है ये बहुत इफेक्ट करती है आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल को। मतलब लाइफ स्टाइल चेंज यदि होती है तो अंदर बॉडी में कुछ ना कुछ उसका असर देखने को होता है। क्योंकि जो हार्मोनल बैलेंस होता है हमारे हम स्त्रियों को, जो हमारा हार्मोन्स होता है वो हमें जो स्त्री बनाता है, इसका लेवल भी इन सब चीजों से इफेक्ट होता है। मैडम आजकल महिलाओं में एक सबसे बड़ी समस्या देखी गई है कैंसर की। कैंसर आजकल एक आम बात हो गई। महिला को ब्रेस्ट कैंसर हुआ या और भी प्रकार के जो कैंसर है, तो उसके क्या उपचार है, उस किस तरीके से उसका इलाज संभव है? देखिए कैंसर पहले के ज़माने में पता नहीं चल पाता था क्योंकि इतने टेक्निक्स नहीं थे उसे जानने के लिए। अब साइंस इतना आगे बढ़ चुका है कि हम कैंसर को अर्लीस्ट पता कर सकते हैं। एवरी फीमेल, जो भी फीमेल है, इनमें प्रायः ग्रीवा कैंसर, बच्चेदानी का कैंसर, स्तन का कैंसर, ये बहुत ही कॉमन है। इसीलिए एक जब महिला 35 इयर्स की होती है या अबाउ 30 इयर्स के होते हैं, उनको अपनी जांच जरूर से कराना चाहिए। क्योंकि एक तो ये अंग भी ऐसा है जिसको कोई और जांच नहीं कर सकता है। आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, एक सिंपल सा टेस्ट होता है जिससे हम ग्रीवा कैंसर को बहुत जल्दी एट 0 स्टेज पे हम पता कर सकते हैं और उसका इलाज है। उसका इलाज है। जैसे ब्रेस्ट कैंसर मैडम एकदम आम बात हो गई है ब्रेस्ट कैंसर, उसकी क्या निशानी, कैसे हम पता करें कि ब्रेस्ट में कैंसर? देखिए ब्रेस्ट कैंसर के लिए क्या है, जब भी कोई भी फीमेल है, ये तो किशोरियों को भी ये चीज़ करना चाहिए, जानना चाहिए, इस बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। तो सिंपल सा टेस्ट रहता है। आप पीरियड के दौरान या जब भी आप वॉशरूम में हैं, नहा रहे हैं, तो आप अपनी उंगलियों से ही अपने स्तन की जांच करें, है ना, छू कर देखें कहीं कोई गठान है, क्या कुछ पानी निकल रहा है या दूध जैसा प्रोडक्ट कुछ निकल रहा है। छोटी सी भी गठान होती है तो उसे नेग्लेक्ट ना करें, तो उसका ध्यान देना जरूरी है क्योंकि ये कभी कभी विकराल रूप भी ले सकती है। रही बात ग्रीवा कैंसर जो मैं बता रही थी, इसके भी कुछ लक्षण होते हैं, जैसे बार बार महीने का आना, कॉन्टैक्ट ब्लीडिंग होना, या फिर जैसे कि जिन महिलाओं का एक मीनोपॉज होने के बाद ब्लीडिंग दिखाई देना, ये एक संकेत है कि आप में कुछ गड़बड़ी है। ग्रीवा कैंसर के ये संकेत है, लक्षण है। अभी जैसे कोरोना का समय चल रहा है मैडम, काफ़ी सारी बातें कोरोना को लेकर के सुनने को मिलती हैं कि कोरोना में एक प्रेग्नेंट स्त्री जो है वो अगर कोरोना पॉजिटिव है तो वो कोरोना पॉजिटिव बच्चे को ही जन्म देगी, या यदि वो कोरोना पॉजिटिव है तो बच्चे को फीड नहीं करा सकती। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। कोरोना पॉजिटिव पेशेंट है तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसका बच्चा भी पॉजिटिव होगा, ये ज़रूरी नहीं है। और ब्रेस्ट फीडिंग इज़ वेरी सेफ इन प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग इज वेरी सेफ ड्यूरिंग लैक्टेशन। आप बच्चे को स्तनपान करा सकते हैं। और दूसरी चीज, आप वैक्सीन भी लगा सकते हैं गर्भावस्था के दौरान और गर्भावस्था के बाद। वैक्सीन इज ऑल्सो टोटली सेफ, बिल्कुल सेफ है ये। आपको ये भी हम लोगों को जानकारी देते हैं, जब भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो हम उन्हें प्रमोट करते हैं कि आप वैक्सीन लगाइए। एक महिला जब बच्चे को जन्म देती है, ये मैं अपनी तरफ से जानना चाह रही हूँ कि जब एक महिला बच्चे को जन्म देती है उस वक्त कई लोगों का ऐसा सोचना रहता है कि शुरू का जो पहले उसको पहले या दूसरे दिन फीड ना कराएं, ये कहाँ तक सही है ये बात, या कि फीड कराएं, ये बहुत ही गलत धारणा है लोगों के बीच में कि पहले 2 दिन स्तनपान नहीं कराना है। पहले 2 दिन जो दूध आता है, जिसको हम कोलेस्ट्रॉम कहते हैं, इट इज वेरी रिच इन एंटीबॉडीज।
Okay. उसमें एंटीबॉडीज की संख्या अत्यधिक मात्रा में होती है। अगर बच्चा ये फीड लेता है जी। तो उसमें कई बीमारियों से वो दूर रहता है। बार बार सर्दी का होना, बुखार आना, दस्त लगना, ये सब चीजें से बच्चा दूर रहता है। बिल्कुल ये देना चाहिए और ये बिल्कुल एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए फ्रॉम द डे 1। अगर नॉर्मल डिलीवरी होती है तो बच्चे को पहले 2 घंटे से आप स्तनपान करा सकते हैं, और अगर आप सीजेरियन सेक्शन से डिलीवर होते हैं तो पहले 4 घंटे में आप ये स्तनपान स्टार्ट कर सकते हैं। और ये स्तनपान 6 महीने तक सिर्फ माँ का ही दूध पीना चाहिए बच्चे को, ऊपर का कुछ भी नहीं, ना ही पानी, ना ही शहद, किसी भी चीज की बच्चे को आवश्यकता नहीं होती है। प्री मैच्योर बेबी के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दीजिए आप। देखिए, प्री मैच्योर बेबी नाम से ही क्लियर है, मैच्योर तो बच्चा समय से पहले हो जाना। 37 वीक्स जो माना जाता है प्रेगनेंसी का, जो मैंने आपको सबसे शुरू में बताया, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर, जो 37 टोटल प्रेगनेंसी 40 वीक्स की होती है और 37 वीक्स में बच्चा मैच्योर हो जाता है। मैच्योर का अर्थ यहाँ पर ये होता है कि अंग के साथ साथ जो उसके फेफड़े होते हैं वो मैच्योर होते हैं। अगर डिलीवरी होती है तो बच्चा खुद स्वतः सांस ले सकता है, उसे किसी मशीन की, किसी आईसीयू की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन बच्चा 37 वीक्स के पहले डिलीवर होता है, 28 वीक्स टू 34 वीक्स में अगर डिलीवर होता है, इस स्टेज को कहते हैं प्री मैच्योर बेबीज। और ये जो प्री मैच्योर बेबी को भी हम इस लगातार जांच कराकर प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मरीज को टर्म तक पहुंच सकती है कि नहीं पहुंच सकती है। अगर हमें अंदाजा हो जाता है रेगुलर चेकअप में, एंटीनेटल विजिट में, कि इसे प्री टर्म डिलीवरी हो सकती है, प्री मैच्योर बेबी हो सकता है, उसके लिए भी हम प्रिपेयर रहते हैं और पेशेंट को प्रिपेयर करते हैं कि उसके बच्चे की लंग मैच्योरिटी हो, ताकि बच्चा अगर डिलीवर होता है तो मिनिमम समय के लिए आईसीयू में रहे और बच्चा स्वस्थ होकर बाहर आए। मैडम, गर्भावस्था के दौरान एक स्त्री को कब तक इंतजार करना चाहिए नॉर्मल डिलीवरी का? क्योंकि आजकल देखा जाता है अक्सर थोड़ा सा भी कुछ हुआ तो बस तुरंत ऑपरेशन की नौबत जो आ जाती है। देखिए, एक बहुत ही दोधारी सवाल है जी। ऐसा नहीं है जी। जो मैं आपको जब से इंसिस्ट कर रही हूँ, एंटीनेटल विजिट जी, इससे हम प्रेडिक्ट करते हैं कि इस पेशेंट को हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए वेट कर सकते हैं टिल 40 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। जो मैंने बताया कि पूरी प्रेगनेंसी 40 वीक्स की होती है, तब तक हम वेट कर सकते हैं। उसके भी कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, बच्चे का सीधा होना, पानी पर्याप्त मात्रा में होना, आवल का सही जगह पर होना, बेबी की प्रॉपर ग्रोथ होना, बेबी स्मॉल फॉर डेट नहीं होना, ठीक है, बच्चा आड़ा नहीं होना, उल्टा नहीं होना। अगर ये सब क्राइटेरिया फुलफिल करता है, दूसरी चीज मदर की हेल्थ स्टेटस। अगर मदर को कोई डिसीज नहीं है, कार्डियक डिसीज नहीं है, लंग डिसीज नहीं है, किडनी डिसीज नहीं है, तो बहुत से क्राइटेरियाज होते हैं जिसको हम देखते हैं कि हाँ ये सब फुलफिल कर रहे हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए, देन वी वेट फॉर 40 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। बच्चे का वेट बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, इंपॉर्टेंस रखता है। दूसरी चीज, हम समय पर फिर जांच करते हैं कि मरीज की जो हड्डी है वो कैसी है। अगर रास्ता छोटा है, जिस जगह से एक इंसान निकल सकता है, अगर उस जगह से 2-3 इंसान एक साथ निकलने की सोचेंगे तो वो नहीं हो सकेगा। तो एक वेट भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है इस चीज में। अगर बेबी वेट, आजकल क्या है, न्यूट्रिशन सब हाईली एजुकेटेड पेरेंट्स हैं, मदर्स हैं, पेशेंट्स हैं, फैमिली भी एजुकेटेड है, तो काफी ध्यान रखते हैं न्यूट्रिशन का। पहले जैसा जमाना नहीं है अब, तो बेबी के वेट को भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। मैडम, बीएम शाह हॉस्पिटल में स्त्री और प्रसूति विभाग में किस तरह की सुविधाएं, क्या क्या व्यवस्थाएं हैं? हमारे बीएम शाह अस्पताल में 24/7 स्त्री और प्रसूति रोग विभाग में सुविधाएं हैं, जिसमें नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन सेक्शन, एनआईसीयू, सारे हाई रिस्क प्रेगनेंसी के डिलीवरीज, उनके लिए गर्भवतियों के लिए आईसीयू की सुविधा, एमटीपी, सारे गायनिक प्रोसीजर्स जैसे बच्चेदानी में गठान, अंडाशय में गठान, चीरा द्वारा, दूरबीन द्वारा,
मिनिमल इन्वेजिव सर्जरीज, सारे कैंसर का इलाज एवं कैंसर की सर्जरी, हमारे यहाँ सारी चीज़ों का प्रावधान है। साथ में एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। आप हमें कॉल कर कर हमारे हॉस्पिटल नंबर पे कॉल कर एम्बुलेंस की सुविधा भी ले सकते हैं। स्टाफ भी अकम्पनी करता है एम्बुलेंस के साथ। अगर कोई रिस्की पेशेंट है, हाई रिस्क पेशेंट है, तो हमारे अस्पताल से स्टाफ भी उसको घर से लेकर आ सकते हैं। तो ये थी हमारे साथ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर स्वाति राय, जो बीएम शाह हॉस्पिटल में काफ़ी समय से अपनी सेवाएं दे रही हैं, और उन्होंने स्त्रियों से संबंधित गर्भावस्था के समय स्त्रियों को क्या क्या परेशानियां होती हैं उन सारी चीज़ों से हमें अवगत कराया और बताया कि किस तरह से गर्भावस्था में महिलाएं अपनी देखभाल कर सकती हैं। जैसा कि सोनोग्राफी पर एक मेरा सवाल था, काफ़ी लोगों को सोनोग्राफी को लेकर के काफ़ी सारे डाउट्स थे, उन डाउट्स को मैडम ने क्लियर किया। तो मेरी सभी से अपील है कि सोनोग्राफी से बिल्कुल ना घबराएं और समय समय पर डॉक्टर की सलाह लेकर के सोनोग्राफी अवश्य कराएं। वो कहीं से भी वही गर्भवती महिला के लिए हानिकारक नहीं है। मैडम, आपका हमारे कार्यक्रम हेल्थ इज वेल्थ में बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी सारी जानकारियाँ दी, धन्यवाद।